सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है आप लोग के बाल विकास विषय की, आज जो ये चैप्टर आप पढ़ने वाले हो बाल विकास विषय में अधिगम यानी कि सीखना, लर्निंग, यह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लर्निंग चैप्टर से सबसे ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इसी से आते हैं। तो ये जो चैप्टर है इसको आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ये मोस्ट 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 इंपोर्टेंट, जितनी बार भी हम कहें कम है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अधिगम यानी कि सीखना चैप्टर से आते हैं। इसमें आपको पता है थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत आप पढ़ोगे, इसके अलावा स्किनर, पावलोव, कोहलर, इन सभी के बारे में आप पढ़ोगे और सभी लोग के सीखने के सिद्धांत, जीन पियाजे, सभी के बारे में आप धीरे धीरे जानोगे। क्योंकि ये जो चैप्टर है अधिगम सीखना, यह बहुत ही बड़ा चैप्टर है लेकिन बहुत बहुत आसान है। इसलिए आसान है क्योंकि व्यक्ति जन्म से ही कुछ ना कुछ सीखना शुरू कर देता है और हम सभी लोग जीवन में हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। तो सीखना जो चैप्टर है ये बहुत बहुत इजी है और बहुत आसानी से आपको समझ में भी आएगा। सारे के सारे सिद्धांत आपको समझ में आ जाएंगे, सारे नियम समझ में आ जाएंगे। कहीं पर भी आपको किसी प्रकार से बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि मैं बहुत ही सरल भाषा में आपको इस पूरे चैप्टर को पढ़ाने वाली हूँ और बहुत ही आसानी से आप इस चैप्टर को समझ भी जाएंगे। दोस्तों, अगर वीडियो को अभी तक आपने कॉलेज फ्रेंड्स को शेयर नहीं किया तो प्लीज शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही आसान भाषा में मैं समझाऊंगी ताकि आप सभी लोगों को समझ में आ जाए चैप्टर और आप सभी लोग एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आप इससे मिस करके ना आए। मेरी यही कोशिश है कि जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो और आप सही करके आए। उस क्वेश्चन को सही आप तभी करके आएंगे जब इस पूरे चैप्टर को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, जो मैं समझाऊंगी उसको अच्छे से समझेंगे और इस चैप्टर को बहुत ही मजेदार तरीके से हम पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे मेरे पास ट्रिक्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी कैसे आसानी से आप चीजों को याद रख सकते हैं, कैसे सिद्धांतों को याद रख सकते हैं। मैंने पहले भी इस तरीके की वीडियोस बनाई हैं, फिर मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगी ताकि आप लोग आसानी से उन वीडियोस को देख पाएं और अपनी जो तैयारी है उसको बेहतर से बेहतर कर पाएं। तो दोस्तों, अब चलिए यहाँ पर हम अधिगम यानी कि सीखना क्या होता है सबसे पहले इसको समझेंगे। तो सीखने की भूमिका देखिए, सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया यानी कि जीवन भर चलती है। सीखना किसी भी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया है। हम अपने हाथ में आम लिए चले जा रहे हैं, कहीं से एक भूखे बंदर की उस पर नजर पड़ती है, वह आम को हमारे हाथ से छीन कर ले जाता है। यह भूखे होने की स्थिति में आम के प्रति बंदर की प्रतिक्रिया है या प्रक्रिया है। दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए, अगर हमारे हाथ में आम की जगह लड्डू होगा या कोई भी सामान होगा, अगर बंदर को भूख लगी तो वो क्या करेगा, वो हमारे हाथ से छीन करके खा लेगा। लेकिन अब देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर बंदर ने जो प्रक्रिया की, यह प्रक्रिया स्वाभाविक है, उसके लिए क्या है, स्वाभाविक है और यह सीखी हुई नहीं है। इसके विपरीत अगर बालक हमारे हाथ में आम देखता है तो वह उसे छीनता नहीं है बल्कि हाथ फैलाकर मांगता है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो बालक है, जो एक बच्चा है, अगर वह अपने से बड़ों के हाथ में, अपने परिवार में कोई भी बड़ा है उसके हाथ में आम है या मिठाई या कोई भी चीज है, तो वह क्या करेगा, उसको हाथ फैलाकर मांगेगा, ना कि जा करके उनसे छीन लेगा। तो ये किसी ना किसी ने सिखाया है ना उसके परिवार में या उसके माता पिता ने कि किस तरीके से तुम्हें बड़ों के साथ बिहेवियर करना है और कैसे तुम्हें किसी से छीन करके नहीं खाना। अगर उस बच्चे को भी बंदर की तरह किसी ने सही से सिखाया नहीं होगा तो वह क्या करेगा, वह भी छीन करके उस सामान को लेने की कोशिश करेगा। लेकिन उसे ये बात बताई गई है, किसी से भी हमें कोई भी सामान लेना हो तो हम उससे पोलाइटली बात करेंगे, उससे पोलाइटली बात करके उससे मांगेंगे, उससे रिक्वेस्ट करेंगे। तो इस तरीके से आम के प्रति बालक की यह प्रक्रिया स्वाभाविक नहीं, सीखी हुई है, यानी कि उसने सीखा है, उसने लर्निंग यानी कि उसने अधिगम किया है कि कोई भी सामान हमें किसी से लेना होगा तो हम उससे मांग सकते हैं, उससे छीनना नहीं है। जन्म के कुछ समय बाद से ही उसे अपने वातावरण में कुछ ना कुछ सीखने को मिल ही जाता है। पहली बार वह आग को देखकर छू लेता है और जल जाता है, यानी कि जब बालक पहली बार आग को देखता जलते हुए तो वह क्या करता है, आग को छू लेता है। फलस्वरूप उसे एक नया अनुभव होता है। अतः जब आग को फिर देखता है तो वह उसे छूता नहीं, यानी कि अब आग के प्रति उसकी प्रतिक्रिया भिन्न होती है। अतः अनुभव ने उसे आग को न छूना सिखा दिया है। यहाँ पर बताया गया है कि जो अधिगम होता है वो किसी न किसी क्रिया की क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। यह भी हम कह सकते हैं, क्योंकि
जैसे कि आपने देखा बंदर ने जब आम को देखा किसी व्यक्ति के हाथ में तो वह क्या किया, छीन करके खा लिया। उसे किसी ने इस तरीके से सिखाया नहीं था। और जब बच्चे ने देखा आम को तो वह क्या किया, वह उनसे मांगता है बल्कि छीनता नहीं, क्योंकि उसे सिखाया गया है कि छीन करके नहीं बल्कि मांग करके कोई चीज खानी चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर जो सीखना है, जब जीवन भर इंसान क्या करता है, कुछ ना कुछ अपने माता पिता से, अपने गुरुओं से, अपने आसपास अपने मित्रों से, अपने जो मेंटर हैं उनसे कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो यही है आपका अधिगम चैप्टर। तो यहाँ पर देखिए हर एक क्रिया की क्या होती है, अलग अलग प्रतिक्रिया होती है। हर एक सिचुएशन में हर व्यक्ति अलग अलग तरीके के फैसले लेता है। अब देखिए सीखना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति जन्म से ही सीखना प्रारंभ कर देता है। जैसे कि बच्चा जन्म लेता है तो उसे रोना किसी ने सिखाया नहीं, वह रोता ही पैदा होता है। आप देखिए रोता है, जैसे ही पैदा होता है बच्चा रोता है। तो इस तरीके से उसे किसी ने ये सिखाया नहीं है। तो कुछ चीजें बच्चे में क्या होती हैं, जन्म से ही होती हैं। अब देखिए अधिगम का प्रत्यय, अधिगम से अभिप्राय अनुभवों द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया से है। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारे जीवन में अनेक अनुभव होते हैं। पहले हम 6 साल में तो विद्यालय जाते हैं, छठवें साल विद्यालय हम जाते हैं 6 वर्ष पर। तो हमारे वहां पर विद्यालय में क्या होता है, टीचर्स होते हैं, नए नए बच्चे हमें मिलते हैं, यानी कि नए नए दोस्त बनते हैं। फिर जब स्कूल पूरा होता है कॉलेज में जाते हैं, वहां पर भी नए फ्रेंड्स बनते हैं, नए टीचर्स होते हैं। फिर किस तरीके से कॉलेज के बाद हम किस तरीके से अपनी डिग्री लेते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब चीजें क्या है, अधिगम। जहां जहां हम जाएंगे नई नई जगह, वहां पर हम कुछ नया नया सीखते जाते हैं अपने जीवन में। तो जो चीजें हम नहीं सीखते हैं उसी के अनुसार हमारे व्यवहार में क्या होता है, परिवर्तन होता है। अब देखिए सीखना किसी क्रिया या स्थिति के प्रति क्या होता है, सक्रिय प्रतिक्रिया या अनुक्रिया होता है। अब देखिए अधिगम की जो परिभाषाएं हैं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछी गई दोस्तों। तो स्किनर ने क्या परिभाषा दी है अधिगम की, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यानी कि जैसे जैसे हम सीखते जाते हैं वैसे वैसे हमारा व्यवहार क्या होता है, चेंज होता जाता है, या फिर ये कहें कि बदलता जाता है। इसके बाद देखिए वुडवर्ड, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। इसके बाद देखिए गेट्स ने क्या कहा, सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। इसके बाद क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है, सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। यानी कि जब व्यक्ति सीखता है तो उसकी आदत बदलती है, उसके ज्ञान में वृद्धि होती है और उसकी अभिवृत्तियां क्या है, बच्चा जब जन्म लेता है धीरे धीरे वह बड़ा होता है, स्कूल में जाता है। जब स्कूल में जाता है तो धीरे धीरे वहां पर उसको आर्ट पसंद आने लगता है, डांसिंग पसंद आने लगता है, सिंगिंग पसंद आने लगता है। तो इस तरीके से बच्चा यही जीवन में आकर के ही वह क्या सीखता है, बहुत सारी चीज, जो भी उसका टैलेंट होता है वह यहीं पर आकर के सीखता है और धीरे धीरे वह प्रैक्टिस से ही सीखता है। तो सीखने से व्यक्ति आदतों का भी विकास करता है, अपने ज्ञान का भी विकास करता है और अपनी रुचियों का भी। ठीक है, यह सब क्या है, यह सब हम क्या करते हैं, अर्जित करते हैं। अब देखिए थॉर्नडाइक ने क्या कहा, थॉर्नडाइक ने कहा है उपयुक्त अनुक्रिया के चयन तथा उसे उत्तेजना से जोड़ने को अनुभव कहते हैं। उपयुक्त अनुक्रिया के चयन तथा उसे उत्तेजना से जोड़ने को क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। ठीक है, तो थॉर्नडाइक ने क्या परिभाषा दी है, उपयुक्त अनुक्रिया के चयन तथा उसे उत्तेजना से जोड़ने को हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। इसके बाद देखिए क्रॉनबैक के अनुसार व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। फिर है वुडवर्थ की परिभाषा, सीखना विकास की प्रक्रिया। तो वुडवर्थ ने दो परिभाषा दी है, नवीन ज्ञान और नवीन अभिवृत्तियों की। यहाँ पर आपने देखा था नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया, यह भी क्या है, अधिगम है। और वुडवर्थ सीखना विकास की प्रक्रिया है। मार्गन और गिलीलैंड ने क्या कहा, सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप प्राणी के व्यवहार में परिमार्जन है जो प्राणी द्वारा कुछ समय के लिए धारण किया जाता है। अब इसके बाद अधिगम की क्या क्या विशेषताएं हैं। अधिगम जीवन पर्यंत चलता रहता है। मैंने पहले ही शुरू में बता दिया कि व्यक्ति जीवन भर कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो अधिगम का मतलब सीखना यानी कि लर्निंग। तो जीवन भर कुछ ना कुछ सीखता है, क्योंकि व्यक्ति जीवन भर एक ही जगह पर नहीं रहता, वो अलग अलग जगहों पर जाता है, अलग अलग लोगों से मिलता है। तो अलग अलग लोगों की हैबिट उसके अंदर आती है। जिस तरीके के व्यक्तियों के बीच में वह रहेगा उस तरीके की उसकी भाषा बोली हो जाएगी। वह उसी प्रकार के खाने को पसंद करने लगेगा। उसका जो ड्रेसिंग सेंस है यानी कि उसका ड्रेस भी उसी के अनुसार चेंज होगा। तो इस तरीके से जो अधिगम है वह जीवन पर्यंत चलता रहता है और हर व्यक्ति कुछ ना कुछ जीवन में अपने सीखता रहता है।
फिर है अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है। हम कोई भी चीज सीखते हैं तो किसी ना किसी उद्देश्य के लिए सीखते हैं ना, कि हमें वह चीज आ जाए। जैसे कि अगर हम साइकिल चलाना सीख रहे हैं तो हम इसी उद्देश्य से सीख रहे हैं ना, कि हम हमें उसे बढ़िया से चलाने आ जाए। इसी प्रकार से किसी भी चीज का हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी चीज सीखते हैं तो किसी ना किसी उद्देश्य के लिए ही तो सीखते हैं। पढ़ाई कर रहे हैं तो हर एक बच्चा चाहता है कि हम पढ़ लिख करके अच्छी नौकरी पा जाए। तो इस तरीके से कोई भी काम इंसान करता है तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन लाता है। बिल्कुल, अगर हम कोई नई चीज सीखते हैं तो उससे हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता ही होता है। फिर अधिगम विकास है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो जीवन में क्या होता है, इंसान हर दिन कुछ ना कुछ सीखता है, और वह क्या है, वह सीखना ही क्या है, विकास के अंतर्गत आता है। फिर है अधिगम अनुकूलन है। तो अधिगम से हम क्या करते हैं, जब कोई चीज सीख जाते हैं, कोई भी चीज हम सीख जाते हैं तो उसे हम क्या करते हैं, अपने जीवन में धारण कर लेते हैं, यानी कि वह हमारे साथ वह क्रिया क्या हो जाती है, अनुकूलित हो जाती है। फिर देखिए अधिगम सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक का मतलब है ऐसी चीज जो सभी के लिए है। तो अधिगम कोई भी व्यक्ति हो, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। अधिगम हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ना कुछ हर दिन सीखता रहता है। तो सार्वभौमिक का मतलब कि कोई भी व्यक्ति हो, हर एक व्यक्ति अधिगम सीखता है, यानी कि कुछ ना कुछ जीवन में अपने सीखता ही रहता है। तो इसीलिए अधिगम क्या है, सार्वभौमिक है। अधिगम निरंतर है। 7वें पॉइंट पर है अधिगम निरंतर है। तो अधिगम निरंतर चल ही रहा है, हर दिन व्यक्ति या इंसान कुछ ना कुछ सीख ही रहा है। फिर है 8वें नंबर पर अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक होता है। तो जो अधिगम होता है, यानी कि जो सीखना होता है, वो व्यक्तिगत भी हो सकता है, यानी कि आप अकेले भी सीख रहे हो, और सामाजिक यानी कि कई लोगों के साथ भी आप सीख रहे हो। इसके बाद देखिए अधिगम एक नया कार्य है। अधिगम क्या है, कोई भी चीज आप सीखते हो तो नई नई ही होती है। पहली बार में तो नई नई आप कोई भी काम करने जा रहे हो तो पहली बार पहले दिन आप जाओगे किसी काम को करने में तो आपको क्या लगेगा कि यह बिल्कुल नया है। किसी फैक्ट्री में, किसी कंपनी में आप जॉब करने जाओगे तो लगेगा सब कुछ नया नया है। तो नया नया क्या है, जब आप धीरे धीरे सीखोगे तो वही चीज आपके लिए क्या हो जाएगी, आपके लिए हैबिट हो जाएगी। तो अधिगम जब हम सीखना शुरू करते हैं तो हमारे लिए कोई भी चीज नई ही होती है। फिर अधिगम समायोजन है। धीरे धीरे हम जब कोई वस्तु सीखते हैं, कोई काम सीखते हैं तो धीरे धीरे क्या होने लगता है, हमारा उसी में समायोजन, यानी कि हम उस काम को बेहतर तरीके से कर पाते हैं। फिर अधिगम अनुभवों का संगठन है, यानी कि जीवन में हम जितना सीखते हैं वो क्या होते हैं, हमारे अनुभव हो जाते हैं, और उन्हीं अनुभवों से हम किसी दूसरे व्यक्ति को भी सलाह देने के काबिल बन जाते हैं। अब देखिए अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि जब व्यक्ति सीखता है तो सीखने को कौन कौन सी चीजें हैं जो प्रभावित करती हैं। सबसे पहली बात, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा अभिप्रेरणा या तत्परता भी आप कह सकते हो। इसलिए कह सकते हो, क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं, क्लास में 30 बच्चे हैं, 30 में से 25 बच्चे बहुत ही ध्यान से देख रहे हैं, जो वो पढ़ा रहे हैं उसको सुन भी रहे हैं, और किताब में भी देख रहे हैं कि सर कहाँ तक पढ़ा रहे हैं। लेकिन 5 बच्चे ऐसे हैं जिनका पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा है, वो पढ़ना ही नहीं चाह रहे हैं। तो इन इन बच्चों का क्या, इन बच्चों के अंदर अभिप्रेरणा ही नहीं है सीखने की, वो पढ़ना ही नहीं चाह रहे हैं, वो सीखना ही नहीं चाह रहे हैं। यानी कि जब तक बच्चे के अंदर अभिप्रेरणा नहीं आएगी आप उसे नहीं सिखा सकते हैं। तो यह क्या होता है, अधिगम, यानी कि सीखने को प्रभावित करने वाले कारक क्या हो गए। अब सीखने को प्रभावित करने वाले कारकों में अभिप्रेरणा ही पहले नंबर पर हो गई। अगर बच्चे के अंदर अभिप्रेरणा ही नहीं है, मोटिवेशन ही नहीं है पढ़ने का, वह ये सोच ही नहीं पा रहा है कि हाँ पढ़ेंगे लिखेंगे, जीवन में सारी चीजें अच्छे से होंगी, नौकरी मिलेगी, समाज में एक अच्छा जीवन जीने को मिलेगा, यह सब वो नहीं सोच रहा है, उसके अंदर इस तरीके की अभिप्रेरणा है ही नहीं, वह पढ़ना ही नहीं चाह रहा है, या वो पांचों बच्चे पढ़ना ही नहीं चाह रहे हैं। तो इस तरीके से इनके अंदर अभिप्रेरणा की कमी है, और जिससे यह सीख नहीं पाएंगे। तो इसलिए जो सीखना है उसको प्रभावित करने वाला कारक अभिप्रेरणा है, यानी कि मोटिवेशन भी है। अब देखिए परिपक्वता। परिपक्वता का मतलब है कि जब कोई भी चीज सीखने की क्या होती है, एक आयु होती है। क्यों कहा जाता है कि बच्चा जब 6 वर्ष का हो जाए तभी विद्यालय में भेजना चाहिए। इसके अलावा हर एक स्टेप में आप देखते हो, गणित के सवाल पहले बच्चों को गिनती सिखाई जाती है, पहाड़े सिखाए जाते हैं, फिर उसको 1 अंक का जोड़, 2 अंक का, फिर हासिल वाले जोड़, फिर घटाने, फिर गुणा भाग, फिर एलसीएम, एचसीएफ, ये सब सारी चीजें बच्चों को सिखाई जाती है। एक क्या होता है, एक लेवल होता है। तो इस तरीके से जो अधिगम है, कौन सा व्यक्ति परिपक्व है, किस एज के व्यक्ति को या किस एज के बच्चे को आप क्या सिखा रहे हो, यह भी बहुत मायने रखता है। यानी कि आप जो बोल रहे हो वो समझने के लिए आगे जो बच्चा आपके सामने बैठा हुआ है वो
परिपक्व है कि नहीं, वह आपकी बात को समझ पाएगा कि नहीं, उसका मानसिक विकास उस तरीके का हुआ होगा या नहीं, यह भी मायने रखता है। अधिगम को यह भी क्या करता है, प्रभावित करता है। फिर है विषय सामग्री का स्वरूप, यानी कि जो भी विषय आप पढ़ा रहे हो, कोई भी विषय पढ़ा रहे हो, विषय सामग्री, उसका स्वरूप कैसा है, यानी कि उसमें बच्चों को इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप केवल पढ़ाए जा रहे हो, बच्चे कुछ उसमें समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, ये भी जरूरी है। फिर है सीखने का समय व थकान, यानी कि बच्चों को, आपने देखा होगा कि जो कठिन सब्जेक्ट होते हैं, थोड़े जिसमें दिमाग लगता है, जैसे कि साइंस हुआ, मैथ हुआ, उनकी जो घंटी होती है वो इंटरवल से पहले रखी जाती है। यानी कि जब बच्चों का माइंड फ्रेश हो, उन्हें वह चीज बढ़िया से या वो सब्जेक्ट अच्छे से समझ में आए, तो इसीलिए उसकी टाइमिंग क्या रखी जाती है, सुबह सुबह रखी जाती है। तो सीखने पर अगर बच्चा थका हुआ है तो वह नहीं सीख पाएगा। और सीखने का जो समय है वो फ्रेश, यानी कि ऐसा टाइम होना चाहिए जिसमें बच्चे का पढ़ने का मन करे। तो सीखने का समय व थकान, यह भी क्या करता है, अधिगम को प्रभावित करता है। फिर है संपूर्ण परिस्थिति, यानी कि उस समय की परिस्थिति कैसी है, बच्चे के साथ कहीं कहीं उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ, या फिर ये कह सकते हैं कि उसके घर की स्थिति ठीक नहीं है, या उसे समझ में नहीं आ रहा है, क्या रीजन है। तो परिस्थिति जो होती है यह भी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। फिर है सीखने की विधि, सीखने की विधि यानी कि जो शिक्षक हैं वो बच्चों को किस तरीके से सिखा रहे हैं, या फिर ये भी हम कह सकते हैं कि बच्चा कोई काम सीख रहा है तो किस तरीके से सीख रहा है। अगर उसको आसानी हो रही है, बहुत ही आसानी से वह उस कार्य को सीख जा रहा है, तो इससे क्या होगा, इससे अधिगम तेज होगा। और अगर जो सीखने की विधि है उसमें वह इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो जो सीखने की गति है या अधिगम है उससे क्या होगा, प्रभावित होगा, क्योंकि वह उस काम को धीरे धीरे करेगा, क्योंकि उसका करने का मन ही नहीं है। अब वातावरण, वातावरण यानी कि आसपास का जो वातावरण है वो व्यक्ति के सीखने पर बहुत बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। कैसे करता है, आप देखिए, अगर बच्चे के घर का वातावरण, अगर बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, उसके माता पिता उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, उसके पास पेंसिल नहीं है, कॉपी नहीं, खासकर प्राइमरी स्कूल की बात मैं कर रही हूँ, बच्चे के पास सारी चीजें हैं या नहीं है, अगर माता पिता ध्यान रखते हैं, बच्चा होमवर्क पूरा कर रहा है नहीं कर रहा है, बच्चा कहीं बहुत देर तक तो नहीं खेल रहा है बाहर, वह काम नहीं पूरा कर रहा है या कर रहा है, तो इस तरीके से अगर माता पिता जागरूक है, वो अपने बच्चे के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा, इससे बच्चे का वातावरण क्या, उसको वातावरण अच्छा मिल रहा है, उसे सारी चीजें मिल रही है जो उसको चाहिए, तो इससे उसका पढ़ने का, सीखने का और मन करेगा, उसे लगेगा कि हाँ, उसके माता पिता भी उसे इनकरेज कर रहे हैं, पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, उसके टीचर भी प्रेरित कर रहे हैं। और यही उल्टे, अगर इसी का उल्टा देखा जाए, ऐसा बच्चा जिसके माता पिता उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, उसके पास पेंसिल, इरेजर, कटर, रबर, कॉपी है या नहीं है, बिल्कुल उन्हें कोई मतलब ही नहीं है, तो इससे क्या होगा, वह बच्चा उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगा, उतने अच्छे से नहीं सीख पाएगा, क्योंकि वह देखेगा क्लास में सारे बच्चों के पास नई नई पेंसिल्स हैं, कॉपियां हैं, इसके अलावा इरेजर है, सारी चीजें हैं, कटर है, और उस बच्चे के पास ये सब चीजें नहीं है। तो वातावरण जो होता है यह भी मायने रखता है, आसपास का जो वातावरण है, या फिर ये कहें कि जब व्यक्ति सीखता है तो उसके आसपास का वातावरण भी क्या होना चाहिए, शांत होना चाहिए, उसका आसपास का जो वातावरण होना चाहिए उसी प्रकार का होना चाहिए, ताकि उसे सीखने में मदद मिले। फिर देखिए बुद्धि, कुछ बच्चों की बुद्धि लब्धि क्या होती है, बहुत तीव्र होती है, कुछ की सामान्य होती है, कुछ मंद बुद्धि के बच्चे भी होते हैं कक्षा में आपके। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो जो बुद्धि है यह सीखने को बहुत हद तक प्रभावित करती है दोस्तों, काफी हद तक यह बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा, जो बुद्धि है यह अधिगम को प्रभावित करती है, क्यों करती है, क्योंकि क्लास में आपके इतने सारे बच्चे हैं, और सारे बच्चों की बुद्धि तो एक समान नहीं होगी। आप कोई सवाल बताओगे, कोई सवाल एक बार आपने बताया, एक बार में ही दो चार बच्चे क्लास में हैं जिनको समझ में आ गया, यानी कि उनकी बुद्धि बहुत तेज है, वो प्रतिभाशाली बालक हैं। कुछ बच्चे हैं जिनको आपने दो बार में बताया, समझ में आया, कुछ बच्चे हैं जिनको तीन बार बताने पर भी नहीं समझ में आया, चौथी पांचवी बार में वो समझ में आया। तो इस तरीके से आपकी ही कक्षा में ऐसे बच्चे हैं जो अलग अलग समय पर सीख रहे हैं, यानी कि ये कहें कि जो बुद्धि लब्धि है अलग अलग है, इस वजह से उन्हें सीखने में भी अलग अलग समय लग रहा है। तो यह भी क्या है, बुद्धि भी अधिगम को प्रभावित करती है। इसके बाद है स्वास्थ्य और उम्र। तो स्वास्थ्य और उम्र, स्वास्थ्य का मतलब है जब व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, खुश रहेगा, उसे किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो वह क्या करेगा, तो वह आसानी से कोई भी चीज ग्रहण कर पाएगा, सीख पाएगा। और उम्र का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, यानी कि जब बच्चा कम उम्र में होता है तो उसको चीजें जल्दी समझ में आती हैं, वह जल्दी ग्रहण कर लेता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है उसकी सोचने की भी क्षमता कम होती जाती है, और चीजों को याद रखने की भी क्षमता कम होती जाती है। फिर है अभिक्षमता, अभिक्षमता का मतलब यहाँ पर है कि
जो आप बच्चे को समझा रहे हो वह चीज वह ग्रहण कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, उसके अंदर उतनी क्षमता है या नहीं कि आप उससे अधिक उसको दे दे रहे हो। कभी कभी क्या होता है कि टीचर्स बहुत अधिक बच्चों को पढ़ा देते हैं जितना उनका पढ़ने का मन ही नहीं होता है। तो हमें इस बात का हमेशा ख्याल रखना है कि बच्चों के ऊपर बहुत अधिक बर्डन ना पड़े। क्या ना पड़े? बर्डन, यानी कि जितना हम उन्हें सिखा रहे हैं उतना वो अच्छे से सीखें। उससे ज्यादा हम सिखाने का प्रयास करेंगे तो क्या होने लगेगा, उनके ऊपर से ओवरलैप होने लगेगा, उन्हें वो चीज समझ में नहीं आएगी, चैप्टर समझ में नहीं आएगा, फिर हमारे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि बच्चे जितना उन्हें हम सिखा रहे हैं उतना वो अच्छे से सीखे, बहुत अधिक उनके ऊपर बर्डन ना डालें। यानी कि अभिक्षमता का भी ख्याल रखना कि इस बच्चे की अभिक्षमता या ये कह सकते हैं कि ग्रहण करने की क्षमता कितनी है उस बच्चे के अंदर किसी भी टॉपिक को। तो ये सब हो गए अधिगम को प्रभावित करने वाले, यानी कि सीखने को, लर्निंग को प्रभावित करने वाले जितने भी कारक थे सब आपने देख लिए। अब अधिगम के सिद्धांत यहाँ पर हम देखेंगे और आज थॉर्नडाइक का सिद्धांत हम पढ़ेंगे और थॉर्नडाइक के मुख्य नियम और थॉर्नडाइक के गौड़ नियम। हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आता है इससे, तो इसको भी हम यहाँ पर अब ध्यान से देखेंगे। क्योंकि समय कम है इसलिए क्लासेस आपकी लंबी लेनी पड़ेंगी। आप लोग वीडियोस को पूरा देखा करिए क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है आप लोगों का, मैंने पहले ही बता दिया है। और आप लोगों को हर एक विषय की पीडीएफ हम देंगे, ऑलरेडी मैंने पहले ही दोस्तों बता दिया है। आप लोगों को बिल्कुल फ्री की फ्री हर चीज आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। बिल्कुल फ्री में आपको पीडीएफ मिलेगी। हमारा बस एक ही उद्देश्य है कि आप सभी लोग अच्छे से पढ़ करके अच्छा सा नंबर लेकर के आए और जो आपका सपना है टीचर बनने का, आपका सपना पूरा हो। आपको जब आप यूपी टेट क्लियर कर लोगे, सीटेट क्लियर कर लोगे, आपके सुपर टेट की भी हम तैयारी करवा देंगे ताकि आसानी से आप लोगों का ये पूरा जो आप लोग का जो सपना है शिक्षक बनने का वो जल्द से जल्द पूरा हो पाए और आप सभी लोग हमारे चैनल का भी नाम रोशन करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोग मेहनत कर रहे होंगे। तो दोस्तों अब चलिए अधिगम के सिद्धांत की ओर हम बढ़ते हैं। तो देखिए, यदि शिक्षण विधियों में नियमों व सिद्धांतों का अनुसरण किया जाता है तो सीखने का कार्य अधिक संतोषजनक होता है। यानी कि जो शिक्षण विधियां हैं अगर उनके नियमों और सिद्धांतों का प्रयोग हम करते हैं कक्षा में तो बच्चों के सीखने की जो क्षमता होती है उसको हम और बढ़ा सकते हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि अगर हम सही शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं, शिक्षण के नियमों का प्रयोग करते हैं, शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करते हैं कक्षा में, तो बच्चे आसानी से किसी भी टॉपिक को सीख लेते हैं। अब देखिए थॉर्नडाइक के अधिगम संबंधी नियम को यहाँ पर हम देखेंगे। देखिए थॉर्नडाइक ने जो मुख्य नियम दिए वो 3 दिए और जो गौड़ नियम दिए वो 5 दिए। इन सभी को आपको याद रखना है, 3 मुख्य नियमों को भी और ये 5 गौड़ नियमों को भी, क्योंकि इनसे बहुत बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। और मैं यही चाहती हूँ कि आप लोगों के सारे क्वेश्चन एग्जाम में हो जाए, मनोविज्ञान के या फिर ये कहें बाल विकास विषय के, कहीं से कोई भी क्वेश्चन मिस ना होने पाए। इसीलिए मैं बहुत ही डिटेल में आप लोगों को पहले थ्योरी पढ़ा रही हूँ ताकि आप लोग का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए और आप सभी लोग एग्जाम में बेहतर से बेहतर स्कोर करके आए। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए थॉर्नडाइक के मुख्य नियमों में पहला है तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। यदि हम किसी कार्य को करने के लिए तत्पर रहें तो काम तत्काल या आसानी से हो जाएगा। इसको एग्जाम्पल के थ्रू आसानी से हम समझ सकते हैं। तत्परता का मतलब होता है लॉ ऑफ रेडीनेस। रेडीनेस का मतलब जब हम किसी काम को करने के लिए बिल्कुल रेडी होते हैं, मतलब मन करता है कि बस जैसे ही वो काम आए उसको तुरंत निपटा दें, यानी कि तुरंत उसको काम को हम खत्म कर दें। तो यहाँ पर आप देखिए जैसे कि घोड़े को पानी के तालाब के पास तो ले जाया जा सकता है लेकिन पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता क्योंकि घोड़ा पानी पीने के लिए तत्पर नहीं है। यानी कि आप प्यासे को कहते नहीं है, प्यासे व्यक्ति को आप कुएं के पास तो लेकर के जा सकते हो लेकिन अब उसका मन है पानी पिए या ना पिए। इसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि कक्षा में आप गए हो, आप पढ़ा रहे हो और बच्चे, मैक्सिमम बच्चे आपकी बात पर ध्यान दे रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन 2-4 बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, तो क्या आप जबरदस्ती उनको पढ़ा पाओगे? बिल्कुल नहीं। तो तत्परता का नियम है वो यही कहता है कि कोई भी चीज आप कक्षा में इसीलिए बताया गया है कि आप पहले बच्चों से प्रकरण निकलवाइए ताकि बच्चे जागरूक हो जाए कक्षा में और पूर्व ज्ञान कितना है वो बताएं कि उन्होंने कितना सीखा है। तो तत्परता बहुत जरूरी है। कोई भी नई चीज सीखने के लिए तत्पर व्यक्ति को होना ही चाहिए। अगर वह तत्पर नहीं है तो वह कोई भी नई चीज सीख नहीं पाएगा। थॉर्नडाइक के मुख्य नियमों में पहला तत्परता का नियम, यानी कि आप प्यासे को कुएं के पास लेकर के जा सकते हो। पीना, पानी को ना पीना, पीना उसके ऊपर, यानी कि उसके अंदर तत्परता है या नहीं है यह उसके ऊपर आप छोड़ दीजिए। तो तत्परता का नियम यही है, किसी भी काम को करने के लिए जब हमारे अंदर तत्परता होगी, रेडीनेस होगा हमारा, या हम चाहते हैं उस काम को करना, हम उस काम के लिए रेडी हैं,
तभी हम क्या होंगे, तभी हम उस चीज को सीख पाएंगे। और तत्परता क्या होता है, किसी भी काम को सीखने के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर हमारे अंदर तत्परता या फिर ये क्या प्रेरणा नहीं है किसी काम को करने की, तो वह काम हम कर ही नहीं पाएंगे। फिर अभ्यास का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने तो सुना ही होगा, करत करत अभ्यास ते जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। सिल क्या होता है, पत्थर होता है, उस पर रस्सी आते आते क्या होता है, निशान पड़ जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर कहा गया है कि जो अभ्यास होता है इसे उपयोग और उपयोग का नियम भी कहते हैं। ज्ञान को अस्थायी करने के लिए अभ्यास करना अति आवश्यक है। जैसे कि आपने मैथ के सारे चैप्टर्स पढ़ लिए, सारे चैप्टर को लगा लिया, लेकिन आपको पता है कि जो गणित विषय है इसमें हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारा ये विषय अच्छा होगा। और अगर हमने एक बार पूरा पढ़ करके फिर 2-4 महीने हमने गणित नहीं पढ़ा, तो हमारी प्रैक्टिस छूट जाएगी, और प्रैक्टिस छूट गई तो क्या होगा, फिर हमें वही सारी चीजें फिर से करनी पड़ेंगी। तो जो अभ्यास है, यहाँ पर ये कहा गया है कि बार बार हमें किसी भी काम जो हमने सीखा उसको अभ्यास में हमें लाना पड़ता है। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, इसके बाद यदि कोई कार्य पहले, अब यहाँ पर देखिए, एक यहाँ पर देखिए, यह जो अभ्यास का नियम है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला उपयोग का नियम, यदि कोई कार्य पहले किया गया है और अब उसको दोबारा किया जाता है तो वह हमारे मस्तिष्क में पुनः आ जाता है और ज्ञान स्थायी हो जाता है। इसे हम उपयोग का नियम भी कहते हैं। जैसे कि बच्चों को स्कूल में गिनती पढ़ाई गई है, तो गिनती पढ़ाई गई 1 2 3 4, तो बच्चे बच्चे क्या करेंगे, बच्चों को उनके उनकी माता ने या पिता ने पैसा दिया बच्चों के, तो वह उस पैसे को गिनेंगे, 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए। तो इस तरीके से वो घर में रोज पैसे देखते हैं और रोज उन्हें पैसे मिलते हैं, 1 रुपए 2 रुपए। तो इस तरीके से बच्चे क्या होते हैं, बच्चे उसको गिनते हैं, और इस तरीके से जो स्कूल में टीचर ने सिखाया है वह उसका रोज उपयोग करते करते क्या होता है, उन्हें वह चीज अच्छे से समझ में आती है, उन्हें गिनती करना आ जाता है, उन्हें जोड़ना घटाना आ जाता है। तो इस तरीके से, क्योंकि बार बार वह क्या कर रहा है, उस गिनती का प्रयोग कर रहा है अपने जीवन में। तो आपने जो भी सीखा है, अभ्यास करके सीखा, जब आप उसका हमेशा उपयोग करते रहेंगे तो वह चीज कभी नहीं भूलेगी, यानी कि वह ज्ञान क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। अब देखिए अनुपयोग का नियम, यदि किसी किए हुए कार्य को पुनः नहीं करते हैं तो हमारा मस्तिष्क उसे भुला देता है। तो इसका क्या मतलब है, इसका यही मतलब है कि एक बार आप लोगों ने गणित के सवाल लगाने सीख लिए और फिर आपने क्या किया, कॉपी किताब रख दिया, तो क्या हो जाएगा, भूल जाएगा ना। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया। इसके अलावा आप साइकिल चला रहे हो या बाइक चला रहे हो, स्कूटी चला रहे हो, आपने बहुत साल तक क्या किया, बीच में छोड़ दिया, साइकिल चलाना छोड़ दिया इस तरीके से, तो एक बार फिर से आपको, अगर 10-20 साल का गैप हो गया, तो आपको फिर से एक बार उस चीज को सीखना पड़ेगा, क्योंकि काफी लंबा अंतर हो गया। तो कोई चीज करने के बाद अगर आपने उसको छोड़ दिया फिर, तो वह काम सीखने में हमें फिर से टाइम लगेगा। इसके अलावा सबसे अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर आप ये भी समझ सकते हो, आपने कोई वाद्य यंत्र बजाना सीखा, तबला बजाना सीखा, और आपने लगातार 10-12 साल तक तबला बजाया ही नहीं या ढोलक बजाया नहीं, तो क्या हो जाएगा, वह याद रह जाएगा, बिल्कुल नहीं, वो भूल जाएगा। तो इस तरीके से जो अभ्यास का नियम है, अभ्यास करने, यानी कि अभ्यास का जो नियम है इसे 2 भागों में उपयोग और अनुपयोग का नियम में बांटा गया है। तो जो चीजें जिनका आप बार बार प्रयोग करते हो अपने जीवन में, वो क्या होते हैं, उपयोग का नियम के अंतर्गत, और जिनका आप एक बार प्रयोग करने के बाद आपने फिर छोड़ दिया, वो अनुपयोग का नियम हो जाएगा। तो आपने क्या देखा, आपने तत्परता का नियम देखा, अभ्यास का नियम देखा। अब हम देखेंगे प्रभाव का नियम। यदि किसी कार्य को करने पर हमें संतोष प्राप्त होता है तो उस कार्य को हम दोबारा करेंगे, और यदि कार्य को करने पर हमें असंतोष होता है तो हम उस कार्य को दोबारा नहीं करेंगे। इसे दंड या पुरस्कार या सुख या दुख का नियम भी कहते हैं। तो जो प्रभाव का नियम है, प्रभाव मतलब क्या होता है, लॉ ऑफ इफेक्ट। जैसे हम कोई भी काम करना चाहते हैं, कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कोई भी बिजनेस हो सकता है, कपड़े का बिजनेस हो सकता है या ग्रोसरी शॉप हो सकती है, कोई भी चीज, कोई भी किसी भी चीज का बिजनेस हो सकता है। तो हम बिजनेस जब करना सोचते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि हमें प्रॉफिट हो ना। कोई भी काम हम करते हैं तो हम उसके परिणाम के बारे में पहले सोचते हैं कि अगर हम ये काम कर रहे हैं तो हमें परिणाम मिलेगा अच्छा कि नहीं, बिजनेस कर रहे हैं तो हमें उसमें फायदा होगा या नहीं होगा, ये हम क्या करते हैं, सोचते हैं। तो इस तरीके से जो प्रभाव का नियम है वो यहाँ पर यह बताता है, किसी भी कार्य को करने पर जब हमने कोई काम किया तो अगर हमें संतोष प्राप्त हुआ, यानी कि हमें उसका मीठा फल प्राप्त हुआ, हमें उससे पुरस्कार मिला, हमें उससे सुख मिला, हमें उससे प्रॉफिट मिला, तो यह क्या हो जाएगा, यह प्रभाव क्या होगा, हमारे लिए संतोषजनक होगा, हमें अच्छा लगेगा।
और इसके विपरीत हमने कोई बिजनेस खोला और वो बिजनेस लॉस में चला गया और हमें उससे घाटा हो गया, ग्रोसरी की शॉप खोली, कपड़े की दुकान खोली, उससे क्या हो गया, लॉस हो गया, कपड़े बिक ही नहीं रहे हैं, दुकान चल ही नहीं रही है, तो इससे क्या हो गया, इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ा हमारे दिमाग पर। तो इस तरीके से जब वह काम सही नहीं हुआ तो हमारे मन में क्या आ गया, असंतोष आ गया। क्या आ गया, असंतोष आ गया। तो हम यहाँ पर देखिए, जिस काम को करने पर हमें असंतोष आ गया, हमने कपड़े की दुकान खोली, कपड़े की दुकान नहीं चली, या ग्रोसरी की शॉप खोली, ग्रोसरी की शॉप में हमें क्या मिल गया, हमें लॉस मिल गया। तो इससे क्या हुआ, इससे हमारे मन में असंतोष आ गया कि ये काम हमने क्यों किया था। तो इस तरीके से अगर कोई काम करने पर हमें संतोष मिलेगा तो वह क्या हो जाएगा, वह प्रभाव हमारे लिए अच्छा होगा। और अगर असंतोष मिला तो इसका मतलब वह हमारे लिए अच्छा नहीं हुआ। तो इसे हम दंड या पुरस्कार, अगर काम अच्छा होगा तो हमें पुरस्कार मिलेगा, या फिर उसका परिणाम अच्छा हुआ तो पुरस्कार मिलेगा, वरना दंड मिलेगा। ऐसे ही अगर वह काम अच्छा हुआ, प्रॉफिट मिला तो हमें सुख मिलेगा, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ यानी कि लॉस हुआ तो हमें दुख लगेगा। तो इस तरीके से इसे हम दंड या पुरस्कार का नियम या सुख या दुख का नियम भी कहते हैं, इसके नाम से भी जानते हैं। और संतोष या असंतोष का नियम भी कहते हैं, प्रभाव के नियम को। तो ये 3 नियम जो मुख्य नियम है आप लोगों ने देखा, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। अब हम देखेंगे जो 5 गौड़ नियम है, थांडाई के सीखने के 5 गौड़ नियम है। पहला है बहुप्रतिक्रिया का नियम। बहुप्रतिक्रिया का नियम है लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। कोई नया कार्य करने के लिए कई प्रकार की प्रतिक्रियाओं को अपनाया जाता है तथा उसमें से सही प्रतिक्रिया का पता लगाकर भविष्य में काम किया जाता है, जिसे हम ज्ञात से अज्ञात की ओर कहते हैं। इसे हम ज्ञात से अज्ञात की ओर भी जोड़ सकते हैं, यानी कि जो चीज हमें पता है और जो नहीं पता है हम उसकी ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन जो हमारे पास अनुभव है, जो ज्ञान है, उसकी सहायता से हम नई चीज सीख रहे हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि आप पहले दिन इस विद्यालय में गए, आपने आपने देखा कि आपके स्कूल में जाने के लिए 4 रास्ते हैं, ए बी सी डी। तो आप देखोगे स्कूल में जाने के लिए 4 रास्ते हैं। आप ए से भी जा सकते हो, बी से भी जा सकते हो, सी से भी जा सकते हो और डी से भी जा सकते हो विद्यालय। तो आप चूज करोगे इन चारों में से कौन सा ऐसा रूट है, कौन सा ऐसा रास्ता है। मान लीजिए बी है जो सबसे शॉर्टेस्ट है, तो आप इसी बी को चूज करोगे। आप सब में जाकर के देखोगे, लेकिन जो बी है ये सबसे आसान रास्ता है आपके स्कूल जाने का, तो आप बी ही रास्ते को आप रोज पकड़ के जाओगे विद्यालय। तो यह क्या हो गया, बहुप्रतिक्रिया। यानी कि जो आपको सही चीज मिल गई, यानी कि जो आपको सही रास्ता मिल गया, आप उसी रास्ते से बार बार जाओगे। तो इसी प्रकार से किसी भी कार्य को करने के तरीकों में आप जो सबसे आसान तरीका आपको समझ में आ जाएगा, जो सबसे इजीएस्ट लगेगा, आप उसी को बार बार अपनाओगे। तो उस क्रिया को आप क्या करोगे, बार बार करोगे। यहाँ पर दोस्तों बहुप्रतिक्रिया का नियम आप याद रखिएगा, ज्ञात से अज्ञात की ओर। जो चीजें हमें पता है उनमें से जो चीजें हमें नहीं पता है हम उनको भी ढूंढते हैं, और जो क्रिया हमें पसंद आ जाती है उसको हम बार बार क्या करते हैं, दोहराते हैं, और उसी क्रिया का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, किसी भी काम को सीखने का प्रयास करते हैं या फिर सीख जाते हैं। तो किसी भी नए कार्य को जब हम शुरू करते हैं करना, तो हम कई प्रकार से करते हैं, और जो हमें सबसे आसान प्रक्रिया लगती है, जैसे कि सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम ये भी समझ सकते हैं, जैसे कि एक सवाल को करने के आपको 4 तरीके पता है, 4 तरीकों में जो सबसे इजीएस्ट तरीका होगा आप उसी का प्रयोग करोगे। तो एक सवाल जो नया था आपके लिए, आपने उसको करने के 4 तरीके सीखे, लेकिन 4 में से जो एक सबसे इजीएस्ट है, आप उसको बार बार उसी नियम का प्रयोग करके और भी सवालों को आप क्या कर रहे हो, लगा रहे हो, क्योंकि यह क्रिया क्या हो गई, आपके लिए आसान हो गई। अब इसके बाद देखिए मनोवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति मतलब लॉ ऑफ डिस्पोजिशन। किसी कार्य को जिस मनोवृत्ति, मन या मेहनत से करेंगे हमें वैसी ही सफलता मिलेगी। या फिर हम ये कह सकते हैं जो मनोवृत्ति का नियम है, लॉ ऑफ डिस्पोजिशन। कोई भी कार्य सीखने के लिए वही बात है, हमारा मन है या नहीं है। टीचर पढ़ा रहे हैं क्लास में, अगर हमारा मन होगा सीखने का, हम तभी उस चैप्टर को सीख पाएंगे। हमें कोई जबरदस्ती नहीं सिखा पाएगा कोई भी चीज, जब तक हम खुद उसको सीखने के लिए क्या हो, तत्पर ना हो, यानी कि खुद हमारा मन तैयार ना हो किसी चीज को सीखने के लिए, तब तक हम उसको नहीं सीख पाएंगे। तो जो हमारी मनोवृत्ति है, जो हमारे मन की दशा है किसी भी कार्य को सीखने के लिए, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब इसके बाद देखिए आंशिक क्रिया का नियम। ये सब सीखने के ही नियम है, तो आप सीखना हमेशा अपने दिमाग में रखिए। लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने पहले भी आप लोगों को समझाया है कि अगर एक शिक्षक को बच्चों को बॉडी पार्ट के बारे में बताना होगा,
तो बॉडी पार्ट के बारे में वह एक-एक चीज के बारे में पूरा बॉडी पार्ट एक ही दिन में तो बच्चों को पढ़ा नहीं देंगे, या इसकी इंग्लिश बतानी है, हिंदी बतानी है, तो बच्चों को एक-एक चीज, एक-एक पार्ट हैंड्स के बारे में या लेग्स के बारे में या इस पूरे सर के बारे में, एक-एक चीज के बारे में धीरे-धीरे एक-एक दिन पढ़ाएंगे हम और उसका डिटेल करेंगे, उसकी वर्ड मीनिंग बच्चों को बताएंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, जो बच्चे हैं वो आसानी से क्या होंगे, उसको समझेंगे भी और उन्हें ये बात समझ में भी आएगी कि हम क्या कर सकते हैं, कोई भी बड़ा काम है उसको हम टुकड़ों में तोड़ तोड़ करके सीख सकते हैं। जैसे कि एक बहुत बड़ा चैप्टर है हिंदी का, अब टीचर क्या करेंगे उसको, अब उनके पास तो 35 मिनट का टाइम है, इसी 35 मिनट में उनको बच्चों को शांत भी कराना होता है, होमवर्क भी चेक करना होता है, पढ़ाना भी होता है। तो एक लंबा चैप्टर अगर है तो क्या वो एक ही दिन के एक ही क्लास के पीरियड में खत्म कर पाएंगे? शायद नहीं कर पाएंगे। तो वो क्या करेंगे, उस कहानी को 4 पार्ट में, एक दिन फर्स्ट डे इस पार्ट को पढ़ाएंगे, सेकेंड डे दूसरे पार्ट को पढ़ाएंगे, थर्ड डे तीसरे को और फोर्थ डे चौथे पार्ट को पढ़ाएंगे। तो इस तरीके से उनके लिए पढ़ाना भी आसान हो गया, बच्चों के लिए समझना भी आसान हो गया और पाठ भी आसानी से धीरे-धीरे खत्म हो गया। बच्चों की बच्चे धीरे-धीरे उसको समझते भी गए। तो इस तरीके से कोई भी बड़ा काम जो होता है उसे हम छोटे-छोटे टुकड़ों में बांट करके कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर कोई भी टास्क है उसको हम आसानी से सीख सकते हैं छोटे-छोटे टुकड़ों में बांट करके। अब इसके बाद देखिए आत्मीकरण का नियम। आत्मीकरण का नियम यानी कि लॉ ऑफ एसिमिलेशन। ये क्या है? ये तो बहुत बहुत इजी है। ये इजी कैसे है? बच्चे ने साइकिल चलाना सीखा, साइकिल चलाना तो उसने सीखा, लेकिन अब वह साइकिल जब उसको चलाना आ गया है तो वह क्या कर रहा है, रोज एवरी डे क्या कर रहा है, वो रोज साइकिल लेकर स्कूल जा रहा है। तो उसने क्या किया, साइकिल चलाना उसके जीवन का अहम हिस्सा हो गया, वह रोज उसकी प्रैक्टिस कर रहा है। यानी कि जो आत्मीकरण होता है, यह क्या होता है, लॉ ऑफ एसिमिलेशन। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो भी चीज सीखी है, जो आपने सीखा है उसको आपने बिल्कुल आत्मसात कर लिया, उसको अपने जीवन में शामिल कर लिया। जैसे कि छोटा बच्चा, अभी मैंने एग्जांपल आपको ये पहले भी दिया है, छोटा बच्चा गिनती सीख करके विद्यालय से आया, जब उसको घर में पैसे मिले तो वह 1 2 3 4 इस तरीके से, दादी ने 2 रुपए दिए, पापा ने 5 रुपए दिए, तो यह क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो गिनती ही तो गिन रहा है। तो इस तरीके से वह क्या कर रहा है, उसको अपने दैनिक जीवन में अपने प्रयोग में ला रहा है। यानी कि वह जो उसने सीखा है उसे उसका वह प्रयोग कर रहा है अपने दैनिक जीवन में, उसको क्या कर लिया, उसने आत्मसात कर लिया। तो देखिए कोई नया कार्य करने पर उसमें किसी पुराने किए गए कार्य का ज्ञान मिला देना आत्मीकरण कहलाता है। यानी कि वह बच्चा उस काम को स्कूल से सीख करके घर गया और क्या किया, उसने जो विद्यालय में सीखा था उसको उसने किससे जोड़ दिया, पैसे से जोड़ दिया, और उसे 1 रुपए 2 रुपए जो उसने गिनती सीखी थी उसको उसने रुपए में कन्वर्ट कर लिया कि मतलब इसी प्रकार से पैसों को भी हम गिन सकते हैं। तो इस तरीके से उसे ये समझ में आ गया कि गिनती का प्रयोग हमें कहाँ करना है, उसने क्या किया, इसका आत्मीकरण कर लिया। तो यहाँ पर आप देखिए आत्मीकरण प्रक्रिया अधिगम से उसका ज्ञान अस्थायी हो जाता है। आत्मीकरण प्रक्रिया से क्या होता है, अधिगम में जो बच्चे का ज्ञान होता है वो क्या हो जाता है, अस्थायी हो जाता है। दूसरे शब्दों में हम नवीन ज्ञान को अपने पूर्व ज्ञान का अस्थायी अंग बना लेते हैं। अब उसको गिनती का मतलब पैसे ही समझ में आने लगते हैं धीरे धीरे। तो इस तरीके से बच्चा अपने ज्ञान को क्या कर लेता, आत्मसात कर लेता। इसके बाद देखिए संबंधित परिवर्तन का नियम या फिर साहचर्य परिवर्तन का नियम भी इसको कहते हैं, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। इस नियम में किसी कार्य को पूर्ण करने की क्रियाविधि तो पूर्ववत रहती है लेकिन परिस्थितियों में परिवर्तन कर दिया जाता है। जैसे कि एक माता पुत्र है या फिर ये कहें एक माता है जो अपने बच्चे को लाड प्यार करती है, अपने पास रखती है, उसके साथ खेलती है छोटे बच्चे के साथ। लेकिन जब बच्चा वहां पर नहीं है, उसके खिलौने हैं, यानी कि बच्चा उस जगह पर नहीं है और केवल खिलौने हैं उस बच्चे के, तो वह खिलौनों के साथ भी वैसा ही रिएक्शन करेगी या उस खिलौने को भी उस बच्चे की तरह ही ट्रीट करेगी। तो इस तरीके से परिस्थिति क्या हो गई, बदल गई, लेकिन उस औरत की या फिर ये कहें कि उस माता की जो फीलिंग है या जो इमोशन है उनका वो सेम ही है। तो इस तरीके से यहाँ पर बच्चे का माँ के साथ खेलना और माता का बच्चे के खिलौने के साथ खेलना, यह क्या है, यहाँ पर आप देखिए परिस्थिति बिल्कुल बदल गई, लेकिन जो उस औरत की क्रियाविधि है वो क्या है, बिल्कुल सेम ही है। तो यह क्या हो गया, संबंधित परिवर्तन का नियम या साहचर्य परिवर्तन का नियम। अब देखिए अब हम लोगों ने सीखा क्या, हम लोगों ने
थार्नडाइक के 3 मुख्य नियम सीखे, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। और ये 3 मुख्य नियम और ये 5 गौड़ नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम और संबंधित परिवर्तन का नियम। तो उम्मीद करती हूँ कि ये पूरी वीडियो आपको समझ में आई होगी और ये वीडियो आपको पसंद भी आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने कॉलेज फ्रेंड्स को उसको ज़रूर शेयर करिएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो प्लीज़ आप लोग शेयर ज़रूर कर दिया करें। आप जितना शेयर करोगे उतने अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं तक ये वीडियोज़ पहुँचेंगे और हमारे डीएलएड के भाई-बहन हमसे जुड़ करके इन सभी वीडियोज़ का लाभ ले पाएँगे, अपनी तैयारी को बेहतर बना पाएँगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको सारे वीडियोज़ की लिंक मिल जाएगी और हर एक विषय को आप देखिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जाइएगा और आपका ये जो बाल विकास पूरा पेपर है बहुत बहुत आसानी से मैं आपको पढ़ाऊंगी और हर एक विषय की पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में मिल रही है। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फ्री पीडीएफ हर एक विषय की हम देंगे आपको, 6 के 6 विषयों की। आप सभी लोग संस्कृत और इंग्लिश की भी पीडीएफ आपको मिलेगी। किसी भी विषय की पीडीएफ आपको आसानी से मिल जाएगी। चैनल पर टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, केवल पढ़ाई करनी है और हमारा एक ही उद्देश्य है कि आप सभी लोग जल्द से जल्द शिक्षक बन करके अपने सपने को साकार करें, अपने माता-पिता के सपने को साकार करें, हमारे सपने को साकार करें और जहाँ कहीं कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताते चलें। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ऐसे चैनल से बने रहेंगे, सारे वीडियोज़ को देखते रहेंगे और ऐसे ही वीडियोज़ पर अच्छे-अच्छे कमेंट्स करके हमें मोटिवेट करना नहीं भूलेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप कमेंट ज़रूर करेंगे और लगातार ऐसे चैनल से बने रहेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में सारे वीडियोज़ की लिंक मिल जाएगी दोस्तों और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि हम लगातार आपके साथ बने हुए हैं और आगे भी बने रहेंगे, आपके लिए वीडियोज़ लेकर के आते रहेंगे। क्योंकि अभी आप लोगों को सुपर टेट की भी तैयारी करानी, हर एक विषय की तैयारी हम बेहतर कराएँगे आपको। बस चैनल से बने रहिए और सारे वीडियोज़ को देखते रहिए। जहाँ कहीं कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताते रहिए। अगर आप चाहें तो ऐप को ज़रूर दोस्तों आप लोग टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और आपको मैंने पहले ही बताया है कि टेलीग्राम ग्रुप को अगर आप ज्वाइन करते हो तो टेलीग्राम पर आपको फ्री पीडीएफ मिलेगी। तो चैनल से बने रहिए, सारे वीडियोस को देखते रहिए, ऐसे ही बने रहिए दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये विषय अच्छा लग रहा होगा। बाल विकास विषय अगर पढ़ने में अच्छा लग रहा है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें, आप लोग अच्छे से नंबर लाएँ, यही हमारा उद्देश्य है। और लगातार चैनल से बने रहने के लिए लगातार चैनल से बने रहिए, वीडियोस हम लेकर के आते रहेंगे और आपकी तैयारी ऐसे ही बेहतर कराते रहेंगे। दोस्तों पिछली वीडियोस भी आप लोग देख लीजिएगा और ऐसे ही सारे के सारे वीडियोस को हमारे चैनल से देखते रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।